हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट का, जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, तो कई कई रिसर्च स्कॉलर्स काई स्क्वायर टेस्ट का भी यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डाटा। सो काई स्क्वायर टेस्ट का बेसिक एक जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे, और अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं डॉक्टर जीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संभल। अब हम शुरू करते हैं इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि जैसे कोई चीज़, हमने कोई सर्वे करा, कुछ डाटा इकट्ठा करा, वो जो डाटा इकट्ठा करा, जो सूचनाएं हमने एकत्रित करी, वो एक्चुअल हैं, यानी ऑब्जर्व्ड करी हैं, या एक्चुअल डाटा है वो, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट करी है। लेकिन कुछ हम अनुमान लगा लेते हैं, अपेक्षित डाटा होता है, एक्सपेक्टेड डाटा भी हमारा हो सकता है, तो हम उसमें अंतर देखते हैं। जो काई स्क्वायर टेस्ट हमें बताता है कि जो डिफरेंस है, जो हमने ऑब्जर्व करी, या जो एक्चुअल डाटा है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से कितनी अलग हैं, और ये अपने आप ही बाई चांस अलग हैं या कुछ और उसका रीजंस हैं, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लिख रहा है, काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि वास्तविक और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच अंतर को संयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। तो हम यहाँ पे यही चेक करते हैं कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में कितना अंतर है, और वो उसके कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में हम बहुत सारा सर्वे करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद फिर उसके एनालिसिस करते हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट करा है, एक्चुअल डाटा जो है, वो एक्सपेक्टेड, जो हम अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, उससे कितना अंतर ये है। और ये काई-स्क्वायर टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कुछ फॉर्मूले यूज़ हम करेंगे, और ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाया जाता है। नॉन पैरामीट्रिक मतलब कि पैरामीटर्स इसमें कुछ नहीं है। इसमें ना हमको में औसत या मीन, मोड, मीडियन लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं लगाने हैं, इसलिए इसको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा करते हैं। और ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम अंतर को की स्टडी यहाँ पर हम करते हैं कि कितना अंतर है उसमें, कि वास्तविक और अपेक्षित आवृत्तियों के विचलन का अध्ययन करने का ये एक उपाय है, एक टेस्ट है, जिसको हम आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। अब समझने की बात यह है कि अगर जो हमने डाटा इकट्ठा करा और जैसा हमने अनुमान लगाया था बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो जब कोई अंतर नहीं है तो जो काई स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, जो काई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, वो जीरो आएगी, क्योंकि जैसा हमने सोचा था वैसे ही हमारा डाटा इकट्ठा हुआ है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर अगर नहीं है तो उसका आंसर, उत्तर जो आएगा काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू हम निकालेंगे, वो जीरो निकल कर आएगी। अब अगर ये अंतर बढ़ता जाता है, अगर ये अंतर, देखिए जैसा हमने सोचा और जो एक्चुअल में डाटा इकट्ठा करा उनमें ज़्यादा अंतर आता जाएगा, तो काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी। कम अंतर है तो वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा अंतर है तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। काई स्क्वायर टेस्ट ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, कि कोई चीज़ हम सिग्निफिकेंट उसमें देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। और ये कार्ल पियर्सन ने 1900 में इसको पहली बार इस टेस्ट का यूज़ करा था। कार्ल पियर्सन क्योंकि लंदन के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं, स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। अब तो खैर उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये लंदन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, स्टैटिस्टिशियन थे, और इन्होंने कई थ्योरीज दी हैं। कोरिलेशन के बारे में इनके फार्मूलेज हैं, स्क्यूनेस के इनके फार्मूलेज हैं, बहुत सारे फार्मूलेज इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने ये पहली बार 1900 में काई स्क्वायर यूज़ किया था। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं काई स्क्वायर के, तो ये जो टेस्ट है ये फ्रीक्वेंसी के बेस पर है। जो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्तियों पर आधारित है, और ये नॉन पैरामीटर है, मींस इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मापदंडों का हम यूज़ नहीं करते हैं।
दिस टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड इज नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। इसमें कोई हमें अनुमान नहीं लगाना है, ये हाइपोथेसिस हम डिसाइड करते हैं। हाइपोथेसिस एक परिकल्पना होती है। ये क्या होता है कि एक हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हमें प्रूव करना है, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। कि कोई स्टेटमेंट हमने देखा कि भाई ये अंतर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो ये हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया। अब इसे टेस्ट करेंगे कि भाई जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने का एक जरिया है, उपाय है। और द टेस्ट इज यूज टू एग्जामिन द एसोसिएशन और इंडिपेंडेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये दो चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोविड आया था, आपने देखा ही होगा। कोविड रहा और उसकी वैक्सीन भी बनाई गई। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये वैक्सीन जो थी वो कोरोना बीमारी या कोविड बीमारी को ख़त्म करने में कारगर प्रभावित रही या नहीं रही। तो ये एसोसिएशन हो गया कि दवाई जो वैक्सीनेशन हुआ, जो वैक्सीन बनाई गई, और जो बीमारी थी उनमें सही अंतर रहा कि नहीं, मतलब सही एसोसिएशन रहा कि नहीं रहा, कि दवाई कारगर साबित हुई, प्रभावशाली रही कि नहीं रही। इसको अगर हम पता लगाना है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़, दो सेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बीच की ये हम एसोसिएशन पता लगाते हैं। परीक्षण का उपयोग विशेषताओं के दो सेटों के बीच संबंध या स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। कंडीशंस हम देख लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट जब हम यूज़ करेंगे। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट का ये साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो बना हुआ है इस तरह का, ये साइन होता है, सिंबल होता है ये काई स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहली कंडीशन है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसा नहीं कि 10-5 लोगों का आपने सर्वे कर लिया, 10-5 सूचनाएं इकट्ठी कर ली, नहीं। जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो आवर्तियां हैं, वो कम से कम 50 हो। कम होंगी तो निकल तो जाएगा काई स्क्वायर, लेकिन ये प्रभावशाली काई स्क्वायर टेस्ट तभी रहेगा जब हमारी फ्रीक्वेंसीज 50 या उससे ज़्यादा होंगी। 50 से कम होंगी तो फिर उतना प्रभावशाली ये काई स्क्वायर टेस्ट नहीं माना जाता है। काई स्क्वायर तो निकल जाएगा 50 से कम में भी, लेकिन उतना प्रभावशाली ये नहीं माना जाता है। और जो एक्सपेक्टेड, अनुमानित जो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड पॉइंट है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी स्मॉल। यानी जो अपेक्षित है, जो अनुमानित है हमारी, वो भी छोटी नहीं होनी चाहिए। जो क्योंकि जो बॉक्स बनेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो उसमें देखेंगे आप, बॉक्स बने होते हैं, सेल बने होते हैं, टेबल बनी होगी। तो उस एक टेबल, एक बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन से तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन 5 से कम होगी तो रिजल्ट सही नहीं माना जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसी एक सेल की रहेगी, वो 5 से कम ना हो, यानी 5 या उससे ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर 5 से कम है तो हम 1-2 सेलों को ग्रुप कर सकते हैं, और जिससे कि 5 से ज़्यादा दूसरे सेल को हम एक बना देंगे, 2 सेलों को मिला के एक बनाया जा सकता है अगर फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, 5 से कम आ रही है। तो ये ध्यान में रखना है कि पहला पॉइंट है, ऑब्जर्वेशंस 50 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जो एक सेल की फ्रीक्वेंसी है वो 5 या उससे ज़्यादा ही हो। तीसरी कंडीशन है, डाटा ओरिजिनल यूनिट्स में होनी चाहिए। यानी कि वैल्यू यूनिट इकाई होनी चाहिए, कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसा ना हो कि प्रतिशत में दे रखा हो, अनुपात में दे रखा हो, परसेंटेज प्रोपोर्शन में ना हो, प्रतिशत में ना हो, कि 10%, 20% ना हो, इस तरह से ना हो। वैल्यू होनी चाहिए कि 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 इकाई हैं, 20 इकाई हैं, वो होना चाहिए। और रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए। सैम्पलिंग के बहुत सारे वैरायटी होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एक रैंडम सैम्पलिंग होती है, यादृच्छिक नमूनाकरण होता है, कि जिसमें सबको इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, चूज करने का सैंपल में, उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, परस्पर अनन्य घटनाएं होनी चाहिए। वे घटनाएं जिनके लिए यह परीक्षण लागू किया जाना है परस्पर अनन्य होनी चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, देखिए आप। ऑब्जर्व वैल्यू हमने देखी, उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, एक एक सेल का। फिर ऐसी दूसरे सेल का ऑब्जर्व वैल्यू देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस कर देंगे और स्क्वायर बनाएंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। और फिर इन सब वैल्यूज़ का जो जो निकल कर आएंगे उनका सम कर देंगे। सम का साइन होता है, देखेंगे अगर आप, ये सम का साइन होता है, और इन सबको जोड़ लिया जाएगा तो वो काई स्क्वायर वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
हम इसको देखिए अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे, 1 2 3 जितने भी बॉक्स रहेंगे ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लिखते चले जाएंगे। फिर ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करके थर्ड वाले कॉलम में लिख लेंगे। फिर इनका स्क्वायर चौथे वाले कॉलम में कर लेंगे। स्क्वायर मतलब जितनी वैल्यू है उसको उससे ही गुणा करना है, तो वो स्क्वायर कर लेंगे। और फिर जब स्क्वायर जो करा है उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उससे भाग कर देंगे और इन सबको जोड़ लेंगे, तो नीचे काई स्क्वायर बराबर आंसर हमारा उत्तर आ जाएगा। काई स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इतना हमें करना है केवल। बाकी जब सवाल करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगली वीडियो में आप क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बेसिक नॉलेज थी काई स्क्वायर के बारे में, जो आप कुछ समझे होंगे। बार बार वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर हम अगली वीडियो में न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक जो है, ये एमकॉम में या एमबीए में या बीबीए में जो हम पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। उसमें ये सिलेबस में होता है। एमकॉम में तो होता ही है, एमबीए में भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बीकॉम बीबीए में भी ये रहता है, बीकॉम ऑनर्स में रहता है। तो ये सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभकारी रहेगा। आप इसको सही तरीके से समझें, न्यूमेरिकल सवाल करें। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।